हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि ईडीसी के भुगतान में उपनिवेशवादियों को राहत देने के लिए तैयार की गई समाधान विकास नीति को 6 महीने के लिए बढ़ाया जा रहा है, ताकि सभी चूककर्ता उपनिवेशवादियों को नीति का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री गुरुग्राम में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन के समापन सत्र में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये विनियम व्यवसाय प्रमाण पत्र और पोस्ट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अनुदान के समय निर्माण के दौरान संरचनात्मक स्थिरता आवश्यकताओं को विनियमित करने के लिए काम करते हैं। ये विनियम बहुमंजिला इमारतों की संरचनात्मक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और विश्वसनीय तंत्र स्थापित करने में मदद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने 70% रेरा खाते से 10% ईडीसी ऑटो क्रेडिट की घोषणा करते हुए कहा कि इस संबंध में एक नीति को 14 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था, जबकि बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के इसका ऑनलाइन संचालन शुरू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16 नवंबर 2021 की टीडीआर नीति को अभी तक लागू नहीं किया गया है। हालांकि टीसीपी विभाग ने अब टीडीआर आवेदनों की रसीद, जांच और प्रसंस्करण के लिए एक ऑनलाइन आवेदन तैयार किया है, जिसे आज लॉन्च किया जा रहा है। पहले चरण में सेक्टर 58 से 67 गुरुग्राम की 24 मीटर सड़कों के लिए टीडीआर आवेदन हासिल किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य में शहरी अवसंरचना निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगामी बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय लिया है। जो एक पहले समय सीमा तय की गई थी, उनकी कुछ रियायतें दे करके वो समय सीमा समाप्त हो गई थी, 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है, ताकि जो रियायतें हैं वो 6 महीने तक और भी मिलेंगी उनको। जो पेनल्टी और इंटरेस्ट है 75% की रियायत उसमें दी गई है, तो उस पॉलिसी को भी 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। कुल मिलाकर ऐसी 10-11 सहूलतें जो इन्होंने सुझाव दिए, वो कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट अभी अपनी, जैसे जो विद्युत विभाग है उनकी कुछ समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की, कुछ कॉलोनीज में यहाँ है, उनको टाइम से कनेक्शन नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी बनेगी। उसमें यानी क्रेडाई और नरेडको इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे और डिपार्टमेंट बैठ के एक पॉलिसी बनाएगा, ताकि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। लेने के बाद लोगों को, यानी बिल्डर्स को, अपनी बिल्डिंग को शुरू करने में कई बार बहुत समय लगता है, साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाते हैं। अब उसमें LOI के बाद जो सरकारी एजेंसी से जितनी क्लियरेंसेस होनी है, उसके लिए 6 महीने का समय तय किया गया है। 6 महीने में यदि कोई बिल्डिंग प्लान है, कोई फायर के प्लान है, कोई सर्विसेज की प्लान है, वो अगर डिपार्टमेंट क्लियर नहीं करता तो डिपार्टमेंट के लोगों को उससे दंडित किया जाएगा, और जब वो पूरी होंगी तभी लाइसेंस दिया जाएगा, और लाइसेंस के बाद फिर इनको अपना काम करने में सुविधा होगी। जो पहले लाइसेंस के तुरंत बाद जो मीटर चल जाता था बिल्डर्स के ऊपर, खास करके ईडीसी का, उनकी पेनल्टी, उनका इंटरेस्ट, अब वो उससे सुविधा मिलेगी। लाइसेंस सारी जो कंप्लायंस है उसके होने के बाद ही उनको मिलेगा, और उस लाइसेंस के बाद तुरंत वो बिना समय गवाए अपना वो जो काम है वो कर सकेंगे। आवश्यकता के हिसाब से और जैसे जैसे विकास की गति आगे बढ़ती है, नई योजनाएं, नई पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं, तो उस नाते से यहाँ की जो रियल एस्टेट की कम्युनिटी है या यहाँ पर जितने रेजिडेंट्स हैं, उन सब का जो स्मूथ वर्किंग चले, उसके लिए टाउन कंट्री प्लानिंग और रेरा, इन दोनों ने अपने अपने सिस्टम से और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत से काम किए हैं। फिर भी कुछ समस्याएं 2 दिनों में आपस में अधिकारियों की, डिपार्टमेंट्स की और बिल्डर्स की जो डायलॉग हुए, उसके अंदर कुछ जवाब आए, कुछ उसमें से मान्य कर दिए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको विचार करके कोई 2 महीने में, कोई महीने में, 3-4 महीने तक 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कमेटी बनेगी, रिपोर्ट देंगी, उस हिसाब से उनका समाधान किया जाएगा। जैसे अभी जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय की आवास योजना, उसमें ज़मीन का 50% हम लोग उसको फ्रीज कर देते थे, ताकि गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं वो सब दें। सब लोगों का सुझाव था कि इसको कम करना चाहिए, हमने उसको 20% कर दिया है, ताकि लोग जो है 80% में अपना काम कर सकें। 20% तभी वो रिलीज़ होगी जब सारे ड्यूज़ और सारी चीज़ें डिपार्टमेंट को पहुँचेंगी।
जब तक नहीं पास होता था 2 साल पहले ही मैंने कमिट किया था, और अब वो 4 मंजिल का जो उनका बिल्डिंग प्लान मंजूर भी होता है, उसकी रजिस्ट्रियाँ भी खोल दी हैं। पहले 3 जो फ्लोर थे उन्हीं की रजिस्ट्री होती थी, अब 4 मंजिल की भी होने लग गई है, और सब लोग जो उसमें अपना काम करा रहे हैं। लेकिन जो नियम उसका वायलेशन ना करें, क्योंकि उनका जो स्टिल है और उसके ऊपर 4 मंजिल बनाते हैं तो उसकी ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। उसके लिए अभी जो पॉलिसी बनेगी तब तो ठीक है, अभी वो ना बनाए ऐसा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि रियल एस्टेट के सेक्टर में बिल्डिंग की सेफ्टी पर सरकार ध्यान दे रही है। इसके लिए सरकार कई कदम उठाने जा रही है। बिल्डिंग कोड, इसमें भी कुछ सुझाव आए हैं कि उन बिल्डिंग कोड के अंदर परिवर्तन किया जाए, और खास करके जैसे एक दुर्घटना हुई है अभी, इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए और उसका जो रेगुलर उसकी जांच ये किसी न किसी एजेंसी से कराई जाए, तो इसके माध्यम से बिल्डिंग सेफ्टी ये सुनिश्चित की जा सकेगी। बिल्डिंग सेफ्टी के कोड भी ये अलग से बनाए जाएंगे। बिल्डर्स और आरडब्ल्यूए के बीच विवाद आम हो चुका है। बिल्डर्स और आरडब्ल्यूए के विवाद को खत्म करने के लिए भी सरकार प्लान तैयार कर लिया है। की भी जो बिल्डर्स हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के बाद आरडब्ल्यूएस को जो हैंडओवर करते थे, उसकी कोई निश्चित पॉलिसी नहीं थी। बहुत झगड़े आरडब्ल्यूए के और बिल्डर्स के आपस में बने रहते थे। 1 महीने के अंदर डिपार्टमेंट उसकी एक पॉलिसी लेकर के आएगा, ताकि उस पॉलिसी के बनने के बाद जब भी बिल्डर हैंडओवर करेगा आरडब्ल्यूए को, वो 1, 2, 3 उसकी चेकलिस्ट से फाइनल करेंगे और तभी आरडब्ल्यूए को देंगे। किसी प्रकार के झगड़े झंझट ये उसमें न रहे। राज्य में भूमि के सौदे की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए ई भूमि पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के जमींदार अपनी जमीन राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए सरलता से बेच सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा ई भूमि पोर्टल को 6 फरवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। ई भूमि पोर्टल को हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से हरियाणा के जमींदारों को अपनी जमीन राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए सरलता से बेचने में मदद करेगा। इसलिए इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में भूमि सौदे में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। इस पोर्टल पर हरियाणा की सभी जमीन से संबंधित पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा। साथ ही ई भूमि पोर्टल हरियाणा के माध्यम से सरकार का ये ब्यौरा देख सकेगा और सत्यापन कर सकेगा कि भूमि का मालिक कौन है। कोई जमीन अगर कहीं चाहिए भी तो उसका सिस्टम हमने बदल दिया। ई भूमि का एक पोर्टल बनाया है कि जिसको जमीन बेचनी है वो भी इसमें डाल दो, और अगर किसी को खरीदनी है, सरकार को भी डिपार्टमेंट को खरीदनी है तो रिक्वायरमेंट उसमें डाल दो। उसमें जो बेचना चाहता है वो डालेगा, अपना रेट अपने आप डालो। उस रेट के ऊपर डिपार्टमेंट के लोग बैठ करके कुछ कमेटियां बनाई, वो नेगोशिएट करें, और नेगोशिएट करने के बाद आखिर वहां का जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट से 10-5-20% ज्यादा तो मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर रेट लगाएंगे उसका तो फिर वायबल नहीं है। ई भूमि पोर्टल हरियाणा के माध्यम से संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को भी आसान बनाया गया है। अब किसी भी सरकारी या सार्वजनिक प्रोजेक्ट के लिए कुछ परिस्थितियों को छोड़कर किसानों की जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसान ही नहीं बल्कि कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचने का सरकार को ऑफर दे सकेगा। इस पोर्टल के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी और प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को भूमि की मजबूरन बिक्री करने से भी रोका जाएगा। भूमि खरीदने के 30 दिन के भीतर सरकार द्वारा सार्वजनिक सूचना और विज्ञापन जारी किया गया है। विभाग द्वारा ट्रैकिंग नंबर प्रदान किया जाता है, जिसका उपयोग करके ई भूमि पोर्टल के माध्यम से मकान के मालिक को ट्रैक किया जाता है। सीएम मनोहर लाल ने संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को और सरल बनाने पर जोर दिया है, ताकि लोगों को रजिस्ट्री के लिए सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर ना काटने पड़े। सरकारी विभाग किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जमीन खरीद का ऑफर इस पोर्टल पर दे सकेगा। इसमें बताना होगा कि किस गांव, कस्बे, शहर के
कौन से इलाके में कितनी जमीन चाहिए। विभागों के ये प्रस्ताव अखबारों में विज्ञापन के माध्यम से प्रचारित भी किए जाएंगे। भूमि मालिक कीमत अंकित करते हुए अपनी जमीन देने का प्रस्ताव पोर्टल पर दे सकेंगे। यदि भूस्वामी की जमीन ऐसी जगह स्थित है जहां किसी भी विभाग को जमीन की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी भूस्वामी ई भूमि पोर्टल पर रेट का खुलासा करते हुए अपनी जमीन बेचने का प्रस्ताव दे सकेगा। ऐसी जमीनों को चिन्हित करके लैंड बनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आसानी से जमीन उपलब्ध हो सके। भिवानी के देवसर गांव में बन रहा अखंड भारत माता का मंदिर में सीएम मनोहर लाल पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल बंगामुखी यज्ञ की पूर्णाहुति में शामिल हुए। उन्होंने निर्माणाधीन भारत माता मंदिर के लिए 21 लाख रुपए का दान किया। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि इसमें अपना सहयोग करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए अखंड भारत का मंदिर होना चाहिए। वहीं भारत माता मंदिर के महंत ने बताया कि सब लोगों को इसमें अपना सहयोग देना चाहिए ताकि भारत माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाए। तो भारत माता मंदिर को लेकर किस तरह से यहाँ पर हवन हो रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, सभी से सहयोग किया, कि सभी से कहा कि अपना सहयोग करें। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।